बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त आ गया कि हम देखें कि चैप्टर नंबर 7 के जो न्यूमेरिकल है उनको किस तरह से करना है। ये बात मैं फिर से कह दूं कि चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो न्यूमेरिकल आप तभी कर सके हैं जब आपको थ्योरी और फार्मूला आते हों। तो मैं अज्यूम करता हूं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि जितने भी फार्मूला हैं और जो भी थ्योरी है वो आप लोग पहले से अच्छी तरह याद कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। तो मैं यहां हेडिंग दे देता हूं गिवन डेटा की, ताकि जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल पढ़ता जाऊं उसकी स्टेटमेंट पढ़ूं वैसे वैसे जो चीज डेटा में गिवन है हमें और जो चीज हमें रिक्वायर्ड है या फाइंड आउट करनी है वो मैं साथ साथ लिख देता हूं। पहला न्यूमेरिकल इट्स क्वाइट इजी। देखते हैं जी। सबसे पहले वो कहता है अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग इज दैट इज गिवन टू मी। 0.4 न्यूटन फोर्स है इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग। मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है ना। इसका मतलब थ्रू 0.1 मीटर। लो भाई कितना डिस्प्लेस करना है? 0.1 मीटर। आपको मालूम है इस चैप्टर में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो सिंबल हम देते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए वो x है। अब ये दोनों चीजें तो हमें उसने बता दी हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको मैं फाइंड मैं ये रिक्वायर्ड में लिख देता हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। इससे आसान न्यूमेरिकल नहीं हो सकता इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें सबसे बेसिक इक्वेशन निकलेगी, यूज होगी, जो कि है F इज इक्वल टू के एक्स। मास स्प्रिंग सिस्टम में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, F इज इक्वल टू के एक्स है तो K किसके बराबर होगा? डेफिनेटली X उधर जाकर F से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन। तो फोर्स कितनी है जी? फोर्स इज गिवन 0.4 और X जो है वो 0.1 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व हो सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। क्योंकि ऊपर फोर्स है, ऊपर यूनिट न्यूटन होगा, नीचे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डिस्टेंस वाला ही होता है, मीटर होता है। तो ये है हमारे पास K की वैल्यू 4 न्यूटन पर मीटर। तो ये था पहला बहुत आसान सा न्यूमेरिकल। अब चलते हैं, देखते हैं कि सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आसान नहीं है, बल्कि इसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों ने नोट करनी है। सबसे पहले मैं ये हेडिंग दे दूं कि हमें गिवन डेटा की और फिर जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। जरा गिवन डेटा आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है अ पेंडुलम क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम एट अ लोकेशन। अ पेंडुलम क्लॉक, अब पेंडुलम क्लॉक जो है वो डिफरेंट लेंथ की होंगी तो उनकी डिफरेंट टाइम पीरियड्स होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारे पास पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पर जो फर्स्ट इन्वेंटेड पेंडुलम क्लॉक थी उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली दफा जो पेंडुलम क्लॉक बनाई गई थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 2 सेकेंड्स था। तो ये मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स। ये कहां पर है? ये किसी एक ऐसी लोकेशन पर है जहां ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कर क्या रहा है? वो कह रहे हैं व्हेन द क्लॉक इज मूव्ड टू अ हायर एल्टीट्यूड। अब उसने क्लॉक की लोकेशन चेंज कर दी है, क्लॉक को किसी बुलंद जगह पर ले गए, जैसे मरी में या माउंट एवरेस्ट में। वहां पर आपको पता है ग्रेविटी कम होगी। अब वो क्या कहता है? वो कहता है इट लूजेस 80 सेकेंड्स पर डे। आपको मालूम है एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो वो निकाले जा सकते हैं। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप एक दिन में सेकंड्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये सेकंड्स आएंगे 8, 6,
सेकेंड्स। तो ये आ गए हमारे पास एक दिन में सेकेंड्स। लेकिन अब वो कह रहा है कि नई जगह पर जाकर इट लूजेस 80 सेकेंड्स पर डे, यानी अब उसके लिए जो पूरी दिन में जो सेकेंड्स थे उनमें 80 सेकेंड का चेंज आ गया, क्योंकि नई जगह पर ग्रेविटी डिफरेंट होगी तो हमारे पास पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब वो कह रहा है कि नई जगह पर उसने जो टोटल टाइम था, यानी जो कि आमतौर पर पूरे दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं, उसके लिए 80 सेकेंड का लॉस हुआ। अब यहां एक पहली इंपॉर्टेंट बात आती है और वो ये है कि बच्चे समझते हैं 80 सेकेंड्स कम हो गए, ऐसा नहीं है। यहां पर जब वो कहता है ना कि इट लूजेस 80 सेकेंड्स पर डे, इसका मतलब उसके लिए एक दिन में अब 80 सेकेंड्स बढ़ गए हैं। यानी अगर मैं बात करूं जो नई लोकेशन पर जो टाइम है पूरे दिन में, वो उसके पेंडुलम क्लॉक के हिसाब से 86400 में 80 सेकेंड आपने बढ़ा देने। तो ये हमारे पास जो टी डैश आ गया, ये आ गया 86480 सेकेंड्स। टी जो है वो आप बताएंगे कि ये सेकेंड्स की तादाद है नई पुरानी जगह पर, और ये है सेकेंड्स की तादाद नई जगह पर। तो उसने क्योंकि 80 सेकेंड्स पर डे लूज किया, इसका मतलब 80 सेकेंड्स का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज में वो लूज लिखता है लेकिन असल में हमारे पास ये इजाफा होगा। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस न्यू लोकेशन। जी की वैल्यू नई लोकेशन पर, जो मैं इसे जी डैश कह देता हूं। ठीक है जी, अब जरा देखिए हमारे पास जो टाइम पीरियड है पुरानी लोकेशन पर वो तो दिया हुआ है 2 सेकेंड, लेकिन नई लोकेशन पर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, तो मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं। हालांकि वो नहीं कह रहा कि टी डैश फाइंड आउट करो, लेकिन उसके बगैर काम हो नहीं सकता, इसलिए पहले मुझे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा नई लोकेशन पर। उसके लिए अब देखिए मैं क्या करता हूं। ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किस तरह से फाइंड आउट करनी है। देखें, आपको मालूम है कि जब हमारे पास पूरे दिन में 86400 सेकेंड्स थे, जबकि आपका पेंडुलम हर 2 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है। भाई टाइम पीरियड का तो यही मतलब होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो अगर वो 2 सेकंड में एक वाइब्रेशन कर रहा है तो इतने सेकंड्स यानी पूरे दिन में कितनी दफा वाइब्रेट करेगा। बड़ी सिंपल बात है, पूरी दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 86400, और आप इसको डिवाइड कर दें जितनी देर में वो 1 सेकंड कंप्लीट कर रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 43200 ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस, दोनों बातें आप कह सकते हैं। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब दूसरा पेंडुलम इतनी दफा ऑसिलेट करेगा, लेकिन वो इतनी दफा ऑसिलेट करने में ये टाइम नहीं लेगा, क्योंकि उसके तो 80 सेकंड्स बढ़ चुके हैं, तो वो ऑसिलेट करने में इतना टाइम लेगा। ठीक है, तो वो इतनी ही ऑसिलेशन, ये जो पुरानी जगह पर पेंडुलम पड़ा था वो इतनी ऑसिलेशंस कितनी देर में कर रहा है, इतनी देर में। लेकिन नई जगह पर जब वो जाएगा तो 80 सेकंड का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, तो हमारे पास यही वाइब्रेशंस कितनी देर में होंगी, 80 सेकंड्स का टाइम पीरियड बचेगा तो इतनी देर में। तो फिर नए पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि नई जगह पर जो पेंडुलम, नया जब पेंडुलम मैं कहता हूं तो इसका मतलब वही पेंडुलम है लेकिन नई जगह पर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए हम उसको नया पेंडुलम भी कह सकते हैं। अच्छा जी, टी डैश यानी नई जगह पर जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर कितनी देर में लगेगा। अब आपको मालूम है उसके लिए जो टाइम है वो कितना टाइम है, 86480। इतनी देर के अंदर उसने इतनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करनी है, तो फिर एक वाइब्रेशन कितनी देर में होगी उसको आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें। तो जरा देखते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.00185 सेकेंड्स। जरा ध्यान से देख लें, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर 2.00185 सेकेंड्स। अब जरा देखिए
पुरानी जगह पर टाइम पीरियड मालूम है, पुरानी जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू मालूम है, पर नई जगह पर टाइम पीरियड मालूम नहीं था, अब आ गया। अब नई जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी ये अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टाइम पीरियड का। आपको मालूम है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t इज टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ठीक है, अब आपको यह भी मालूम है कि अगर मैं नई जगह पर लेकर जा रहा हूं तो वहां G की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो G के साथ लिख रहा हूं डैश। तो जब G की वैल्यू चेंज होगी तो वहां टाइम पीरियड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यहां पर भी आ जाएगा हमारे पास डैश। तो एक ऊपर वाला फार्मूला जो है वो पुरानी लोकेशन ओल्ड लोकेशन पर है, जो नीचे वाला फार्मूला है वो न्यू लोकेशन के लिए। आइए जरा इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा और L अंडर रूट L से भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो रीअरेंज करके जो आपका आंसर आएगा बेटा वो कुछ ऐसे होगा कि इधर t के साथ नीचे t डैश आ जाएगा, इधर ये g डैश जो है क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा और g नीचे आ जाएगा। लो भाई ये यूं सिंप्लीफाई हो गया। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, जो टाइम पीरियड था न्यू लोकेशन और जो टाइम पीरियड था ओल्ड लोकेशन, उन दोनों की इक्वेशंस लिखी है और फिर मैंने आपके सामने ये डिवीजन किया। अब जरा देखिए हमें g डैश फाइंड आउट करना है और आप लोग जानते हैं g डैश जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं। ठीक है, ये मैं इधर कर देता हूं। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर, ये बन जाएगा t डैश का स्क्वायर। ठीक है, इधर g डैश और नीचे g रह जाएगा क्योंकि जब हम इधर स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए बच्चों हमें g डैश फाइंड आउट करना है, तो ये g उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो g मल्टीप्लाई हो जाएगा t स्क्वायर ओवर t डैश स्क्वायर। तो भाई g की वैल्यू आपको मालूम है ना, पुरानी लोकेशन पर 9.8 है। अच्छा, टाइम पीरियड पुरानी लोकेशन पर 2 सेकेंड्स था और उसका स्क्वायर आएगा, जबकि टाइम पीरियड नई लोकेशन पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 2.00185 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपके पास नई जगह पर जो g की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स g की वैल्यू आई है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल का ये वाला जो पार्ट था, ये वाला यहां तक, ये थोड़ा टफ था, इसलिए मैंने इसको बड़े आराम से करवाया। इसको दोबारा देखिएगा अगर आपको समझ में ना आए तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लिख दूं यहां पर कि हमें क्या डेटा गिवन है और हमें क्या कुछ मालूम करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जरा देखिए जी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। तो पहले तो उसने बता दिया लेंथ मालूम करनी है, तो मैं इधर लिख देते हैं ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स। अच्छा, वो अगर ना भी बताता ना टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो आपको मालूम है लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेकंड्स पेंडुलम एक्चुअली वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो ये ऑब्वियस है, आपको पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, जी की वैल्यू उस जगह पर 9.8 है और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखें, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब जरा देखिए, आपको जो चीज मालूम करनी है L वो अंडर रूट के अंदर है, तो हम अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर। इधर स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो L ओवर G एज इट इज रह जाएगा। अब जरा देखिए, अंडर रूट खत्म हो चुका है, L फाइंड आउट करना है, रीअरेंज करें, ये g उधर जाकर, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में उधर जाकर t के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा gt स्क्वायर
और जो 4 पाई स्क्वायर है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आपने वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा। जी की वैल्यू 9.8 है। अच्छा जी, टाइम 2 सेकेंड्स और 4 पाई की वैल्यू 3.14 और उसका स्क्वायर। लो भाई, ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 0.99 मीटर्स, और अगर मैं चाहूं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 99 सेंटीमीटर्स भी लिख सकता हूं। इसलिए सेंटीमीटर में लिख रहा हूं क्योंकि ये एक एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और एमसीक्यू में आपको ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए सेकंड पेंडुलम की लेंथ जो है वो 0.99 मीटर या 99 सेंटीमीटर होती है। चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फोर्थ न्यूमेरिकल को किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि फोर्थ न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, और साथ साथ हम देखते हैं कि क्या डाटा गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखते हैं जी, वो कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k vibrates with F1 when its length is cut into half and the same body is suspended from one of the halves, the frequency is F2। ठीक है, यानी वो आसान अल्फाज में कह रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग था। ठीक है, मैं इसको यूं यहां पर बना देता हूं सपोर्ट के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ एक मास m जो है वो अटैच किया गया। ठीक है, अब जरा देखिए, इस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो k है। आपको मालूम है इस मास का कुछ वेट डाउनवर्ड होगा और वो होगा mg। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि ये जो स्प्रिंग था इसको हाफ कर दिया, यानी काट दिया दरमियान से, और वो जो हाफ है ना उस हाफ को उसके साथ यही मास अटैच किया, यानी उसके साथ यही मास अटैच किया। तो एक बात तो तय है कि नया स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k जो है वो तो चेंज हो चुका होगा, लेकिन जो डाउनवर्ड वेट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपने सेम अटैच किया, तो वो हमारे पास mg ही होगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल स्प्रिंग यानी ये वाला वो है f। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फुल स्प्रिंग वो था k। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ स्प्रिंग, वो जो नया केस है उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो चुकी होगी, तो उसको हम f डैश कह देते हैं, ये चले f2 कह देते हैं, इसको हम f1 कह देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ स्प्रिंग f2 है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि k ऑफ हाफ स्प्रिंग वो कितना होगा, वो k2 होगा, इसको फिर मैं k1 कह देता हूं। लो भाई, ये हमें डाटा गिवन है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड f इंटू f इनवर्स। इसको आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि f1 ओवर f2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज की पावर नेगेटिव हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेकर जाकर पॉजिटिव कर सकते हैं। तो f1 ओवर f2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें मालूम करना है। अब पहले केस के लिए मैं कह सकता हूं, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k ओवर m।
ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट जब फुल स्प्रिंग है, जो फर्स्ट केस है उसकी बात करूं तो यहां पर के के साथ भी 1 आएगा, एफ के साथ भी 1 आएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि k इज इक्वल टू या f इज इक्वल टू के एक्स, तो k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, ऐसे है ना, यही आप लोगों ने पढ़ा। तो अगर मैं k1 मालूम करना चाहता हूं तो f के साथ f1 आएगा और x के साथ x1 आएगा। लेकिन f1 कितना है? f1 तो वो वेट है या फोर्स है जो नीचे लग रही है, वो तो mg थी, और x1 को मैं x1 लिख देता हूं। तो ये k1 की जो वैल्यू है ना, ये मैं इधर पुट करने लगा। तो f1 बराबर आया 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k1, k1 कितना है? mg ओवर x1 डिवाइड बाय m। ये m से कैंसिल हो जाएगा, तो ये f1 हमारे पास बराबर आया 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट g ओवर x1। तो ये है हमारे पास पहली चीज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब देखते हैं कि f2 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही f2 की इक्वेशन 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k ओवर m। लेकिन क्योंकि f2 की बात करें तो k2 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, ये k2 भी मैं यहां पर फाइंड आउट कर लेता हूं। जरा देखें, जिस समय बताया f इज इक्वल टू के एक्स, तो k इज इक्वल टू f ओवर x। तो k के साथ 2 आ जाएगा, f के साथ 2 आ जाएगा और x के साथ 2 आ जाएगा, क्योंकि हम सेकंड स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। अब f2 क्या है? जो नीचे फोर्स लग रही है भाई, वो तो ऑब्जेक्ट वही है, तो इसका मतलब अभी भी फोर्स mg ही होगी, तो इसका मतलब ये तो mg रहेगा। लेकिन नीचे x2 है। अब आपको मालूम है स्प्रिंग आधा हो चुका है, तो जब स्प्रिंग आधा होगा, जो इसमें एक्सटेंशन है वो भी पहले के मुकाबले में आधी होगी, तो x2 की जगह मैं लिख सकता हूं कि जो पहले एक्सटेंशन थी x1 उसका हाफ। तो ये हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2mg और नीचे आ जाएगा x1। ये k की वैल्यू, जो k2 की वैल्यू इधर पुट करने लगा, तो k2 2mg ओवर x1 और नीचे m से कैंसिल हो जाएगा, तो f2 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट 2g और ये x1 नीचे ऐसे आ जाएगा। लो भाई, ये f2 आ गया, ये f1 आ गया, और हमें क्या करना है? हमें f1 और f2 की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो अब हम रेशियो ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन 1 कह देता हूं, ये इक्वेशन 2 कह देता हूं, और मैं यहां लिख देता हूं कि बाय डिवाइडिंग या डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब मैं डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, तो f1 डिवाइड बाय f2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी, तो इधर राइट हैंड साइड 1 ओवर अंडर रूट ये वाली राइट हैंड साइड g ओवर x1 और नीचे 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट g ओवर x2। देखिए 1 ओवर 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट जी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये x2 क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर 2g था। ठीक है, ये हमारे पास ये भी x1 है, ये x1 भी x1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां नीचे 1 ओवर अंडर रूट 2 रह जाएगा, और 1 ओवर अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास f1 और f2 की रेशियो। तो यहां मैं आंसर लिख देता हूं फाइनल कि f1 ओवर f2 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। अब देखते हैं कि फिफ्थ और आज के लास्ट न्यूमेरिकल को किस तरह से देखना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ साथ देखते हैं कि क्या डाटा गिवन है और क्या हमें मालूम करना है।
वो कहता है मास एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड इज 0.4 seconds. फाइंड आउट एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0.04 मीटर. डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 0.04 मीटर और फाइंड आउट एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है. अब आपको मालूम है कि हमारे पास जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का वो हम लोगों ने पढ़ा था -ω²x. ठीक है जी. लेकिन ओमेगा हमारे पास मौजूद नहीं है गिवन डाटा में. तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T. तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं. -ω की जगह 2π/T और साथ x आ जाएगा. अब आपको मालूम है t और x दो चीजें चाहिए और वो दोनों मेरे पास मौजूद हैं. तो हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. तो 2π की वैल्यू 3.14 होती है डिवाइड बाय टाइम पीरियड है 0.4. इस सारी चीज का पहले स्क्वायर लेंगे और फिर इसको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. x की वैल्यू है 0.04. तो मैं इसको एक ही अटेम्प्ट में कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेता हूं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है 9.86 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और साथ ये नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल. अब हम बाकी न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.